आज हम लोग कोशिका नामक चैप्टर के भाग 2 को देखेंगे। ठीक है, भाग 1 में हमने जो आपको बातें बताई हैं उसके माध्यम से आपने कुछ समझा होगा, और वहां से अब जो आगे कुछ जो बातें बाकी हैं उसके विषय में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, यह जो चैप्टर है बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है यह थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ अलग हटके होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है कि आप इसको दैनिक जीवन में ज्यादा देख सकते हो। जीवन की बातें हैं यह, ठीक है, जिसे हम अपने जीवन में खुद ब खुद पहचान सकते हैं। ठीक है, यदि हम पहचानना सीख लिए तो हमें आसानी से सभी चीज पूरा हो जाएगा, और यदि पहचानना नहीं सीख पाते हैं तो हमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो और वैसे भी विज्ञान जो है अवलोकन का सब्जेक्ट है। पहले आपको बताया गया है कि विज्ञान में जो है आपको ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है स्थिति को, समझना पड़ता है परिस्थिति को, और तो उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में अधिक देर तक बातें ठहरती हैं, और सीधा आप इसको याद करने चलिएगा तो याद नहीं होगा, समझिएगा तो समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए विसरण, यहाँ विसरण और परासरण में अंतर दिखाया जा रहा है। विसरण और परासरण, विसरण का मतलब हो गया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, मतलब स्वतः गमन, वह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अगर जो है मतलब क्या होता है कि जल जो है या हवा जो है वह क्या होता है कि आंधी आता है, मतलब हमेशा जो है मौसम जब गर्म होता है तो हवाएं गर्म होती हैं, और गर्म गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और जिधर गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं उधर जगह खाली हो जाता है, और जिधर जो है हवाएं ठंडी होती हैं अब उधर से हवाएं तेजी गति से आके भरना चाहती हैं खाली वाली जगह को, तो वह आंधी का रूप ले लेती है। तो वह खुद ब खुद वो प्रक्रिया होता है, तो वह विसरण के अंतर्गत उसको रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाना बन रहा होता है घर में, या जो गर्म खाना होता है उसकी सुगंध जो है हवाओं में फैल करके आके सभी तरफ विस्तरित हो जाती है, तो इसे विसरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विसरण। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न सांद्रता से, सॉरी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? विसरण। और परासरण में वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। वर्णनात्मक झिल्ली, जैसे कि अभी कुछ देर पहले, मतलब इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कोशिका झिल्ली, जिसे चयनात्मक परागम में झिल्ली कहते हैं, जो क्या कर रही थी कि जो जरूरी चीजें थी उसको छान करके या तब मतलब कोशिका में पहुंचा रही थी। याद है? याद है ना? मतलब चयनात्मक परागम में झिल्ली जो जरूरी चीजें थी उसको छान करके नीचे पहुंचा रही थी। तो वहां जो है जो क्या होता है कि वहां जो है निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन वह कोशिका झिल्ली के द्वारा जाता है, जल में विलायन हो करके, जल में विलित हो करके जाता है। जैसे कि यहाँ विसरण था तो हवाओं में हो रहा था, समझ रहे बातों को, हवाओं के माध्यम से हो रहा था, लेकिन यहाँ जो है वह जल के माध्यम से हो रहा है। समझ रहे बातों को? जैसे कि मान लीजिए जल में कोई चीज घुल करके तब वह अलग दूर, मतलब उसको वहां से लिया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? परासरण। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसके साथ में जल वगैरह भी रहता है, मतलब पानी भी पीते हैं, तो क्या होता है कि भोजन जो है पानी में टूटता है, फिर वहां से जो रस निकलता है वह चयनात्मक झिल्ली द्वारा जो है उसको जो मतलब शरीर के लिए जरूरी होता है उसको वहां से चूज करके, मतलब उसको वहां से चुन करके तब वो शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वह परासरण के कारण होता है, मतलब शरीर के पेट के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है, शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उसे हम परासरण कहते हैं, और बाहर जो प्रक्रियाएं होती हैं वह विसरण। जैसे कि अभी जो है अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो लग रहा है घर में अंदर, मतलब मम्मी पूजा वूजा कर रही है, तो वहां से जो है अगरबत्ती की सुगंध आपको मिल रही है, तो जो ये अगरबत्ती की सुगंध मिल रही है यह कौन सी प्रक्रिया है? विसरण है। और जो तुम्हारे शरीर में जो है हो रहा है, या हम मतलब गर्मी में पसीना उसीना हो रहा है वगैरह वगैरह, तो यह परासरण है। सुन रहे बात? अब तो आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से बातों को समझना सीखिए, नहीं तो बस याद नहीं होगा बात। ऐसे याद करना है बहुत ही, मतलब थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, और ऐसी बात को समझते हुए देखना जो आसान काम है, और मैं कोशिश करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने का। अब पता नहीं आप कैसे समझते हो, कैसे याद करते हो, क्या करते हो, अब आप जानो।
और अगर समझते हो, याद करते हो तो अच्छी बात है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान समान कर देता है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है, मतलब दोनों में सेम चीज है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। यह केवल द्रवीय अवस्था में संभव है। यह ठोस में भी हो सकता है विसरण, गैस में भी हो सकता है और जैसे भी हो सकता है, लेकिन लेकिन यह जो सिर्फ द्रव में ही होता है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर अगरबत्ती को जो सुगंध आ रही है वो कहीं भी जा सकता है, गति कर सकता है या स्वतंत्र है। इसका कोई रोक मतलब प्रतिबंध नहीं है कि तुमको यही करना है, यही करना है। जबकि पराशरण में प्रतिबंध है कि हाँ तुमको यहीं से जो है अपना पसीना निकालना है, या यहीं से जो है तुमको अपना मतलब प्रक्रिया करना है। समझ रहे बातों को? तो यहाँ जो है विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यहाँ स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि यहाँ क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। समझ गए बातों को? चलिए, अब बाह्य परासरण, कोशिका के अंदर किसी विलायक का बाहर गमन करना। कोशिका के अंदर से जो बाहर गमन करता है वह क्या हो गया, बाह्य परासरण। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए अभी पसीना अगर किसी को हो रहा है गर्मी से, तो वो शरीर के अंदर से पसीना बाहर आ रहा है, तो बाह्य परासरण का उदाहरण हो सकता है। फिर अंत इस सारी प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं, समझ बातों को। लेकिन उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि आपके दिमाग में ढेर मतलब अधिक दिनों तक टिके रहे। हाँ, अब अंतःपरासरण, कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर गमन करना। बाहर से अंदर जाना क्या कहलाता है, अंतःपरासरण, और अंदर से बाहर आना क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, सांद्रता के अनुसार समपसारी विलयन। ठीक है, जब कोशिका के अंदर व बाहर सांद्रता समान हो तो उसे समपसारी विलयन कहते हैं। मतलब बाहर भी जो परासरण की जो प्रक्रिया हो रही है वही प्रक्रिया अंदर भी हो रही है, मतलब उतना ही है, समान हो तो क्या कहलाता है, समपसारी। ठीक है, अति परासर, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। इसे अति परासर दाबी कहा जाता है। ठीक है, अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो, मतलब अंदर ज्यादा सांद्रता हो लेकिन बाहर कम हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अति पसारी। और अल्पसारी विलयन, जब कोई कोशिका के बाहर से विलयन की सांद्रता कम होती है तो वो कोशिका मतलब एक बार जो है बराबर होगा, अंदर परासरण और बाहर परासरण बराबर होगा तो समपसारी। जब अंदर ज्यादा होगा बाहर कम होगा तो अति परासरण, और जब बाहर कम होगा बाहर ज्यादा होगा और अंदर कम होगा तो अल्प परासरण दाबी कहा जाएगा। जैसे कि समझा जा सकता है यहाँ पर, इसके माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें समान रूप से है, ठीक है, और इसमें अंदर ज्यादा है बाहर कम है, इधर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। मतलब इसमें जो क्या है कि इसमें समान रूप से है, H2O समान रूप से है, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। यहाँ जो है मतलब यह जाने वाला है और यह निकलने वाला है, निकलने वाला ज्यादा है और जाने वाला कम है। और यहाँ जो है बातों को जो यहाँ पे पढ़ाया गया है उसी को फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कोशिका भित्ति, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अब कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, जंतुओं में नहीं पाई जाती और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पहले समझते हैं कोशिका भित्ति, हमने आपको उस दिन ही बताया था कि भित्ति जो है जैसे कि दीवार जो है हम लोग का बना हुआ है, पहले के समय में मतलब अभी भी कहीं कहीं गांव में जो है क्या है कि मिट्टी का जो बना होता है उसे लोग भीत कहते हैं। तो बाहर से ताप वगैरह हवा वगैरह से बचने के लिए भीत का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार कोशिकाओं को बाहर से घेरने के लिए भीत की आवश्यकता है, जो कि जंतु में नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप कोशिका में होता है। यह सख्त, मजबूत, मोटी और सरंध्र और जीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है और कोशिकाएं के मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं पेड़ों की टहनियों पे जो छाल लगा होता है, टहनियों को देखे होंगे डाल को, अब डाल के ऊपर जो है छाल होता है, तो छाल तो अजीवित है, उसको तो आप निकाल भी लीजिएगा तभी पेड़ को कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा, लोग निकाल भी लेता है। तो उसी छाल को आप समझ सकते हैं, उसी छाल को जो कोशिका भित्ति वो सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है और अजीवित होती है और सेलुलोज की बनी होती है।
समझे बातों को। देखिए सभी चीजों को, सभी पॉइंटों को मैं आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको आपने देखा है सामान्य जीवन में, ठीक है। इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बातें याद रहे, ठीक है ना। कोशिका भीति के माध्यम से, जिस प्रकार वो पेड़ों के छाल, मतलब पेड़ के डालों पे जो छाल बना होता है, उसी प्रकार कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए उसके भीति बनी होती है, छाल मतलब जैसा बना होता है, जो कोशिकाओं की क्या करती है, रक्षा करती है। समझ रहे बात। जैसे कि वो डाल की रक्षा कौन 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 कर रहा है, उसका छाल कर रहा है, जबकि वो मोटा है, सख्त है, मजबूत है और सेलुलोज का बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिका भीति के क्या कार्य हैं। अब यही कोशिका भीति को दिखाने का प्रयास किया गया है। कोशिका को संरचना प्रदान करना। कोशिका भीति जो है कोशिका को क्या करता है, संरचना प्रदान करता है, उसको रचना देता है। कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, इसमें संरंध्र होती है, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देता है, और इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन की क्षमता होती है, फिर से छाल बनने की क्षमता होती है, और फिर से उसमें अणुओं को मतलब अंदर तक जाने देने का रास्ता भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो क्या होता है कि मतलब संरंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र उसमें होते हैं। अब देखिए, अब केंद्रक की बात की जाए, केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला हिस्सा, यही केंद्रक है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र, ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब उसका सारा कार्य जो है वहां केंद्र से ही गुजरता है। किसका, कोशिका का। इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद कर सकते हैं आप, यहाँ पे किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। जा सकता है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1831 में की थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक स्पष्ट होता है, मतलब उसमें दिखता है कि हाँ है केंद्रक। अब प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट नहीं, प्राथमिक केंद्रक, मतलब पहले से वहां पे केंद्रक मौजूद होता है। इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली द्विस्तरीय झिल्ली होती है। केंद्रक के ऊपर जो है केंद्रक है, यहाँ पे एक झिल्ली आपका यहाँ हो गया, मतलब यही द्विस्तरीय झिल्ली हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो द्विस्तरीय झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक द्रव्य में केंद्र का है, वह क्रोमोटीन धागे जैसी रचना होती है। और ये जो धागे जैसी रचना होती है ये क्या है, क्रोमेटीन है और केंद्रकाय है। क्रोमोसोम या क्रोमेटीन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो चीजें हैं, मतलब जो धागे जैसी जो रचना है, ठीक है, उन्हीं रचनाओं के माध्यम से जो उसमें गुण होता है, वे सभी गुण आगे किसी दूसरे पीढ़ी में भेजे जाते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत। चलिए अब केंद्र का क्या कार्य है। अब और देखिए, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग मालूम है, कोशिका पढ़े हैं। अब कोशिका का अलग अलग भाग पढ़ रहे हैं, और उन भागों का क्या क्या कार्य है ये पढ़ रहा है। तो आप आसानी से आप इसे समझ सकते हैं यदि आप समझने की कोशिश करें। तो यह कोशिका की सभी उपापचय, केंद्रक का कौन कौन सा कार्य है, तो यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है, सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्र क्या करता है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और यह अनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य कौन करता है, केंद्रक। सब दिमाग में रखना पड़ेगा, याद, मतलब इसको जब नोट्स बनाइएगा, फिर इसका क्वेश्चन बनाइएगा, फिर इसको याद करिएगा, तो आपके दिमाग में बातें आ सकती हैं। अब आ गया दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य। तो द्रव्य जिसमें अंगक तैरते हैं, यह कोशिका द्रव्य है जो द्रव्य के रूप में रहता है। इसमें अंगक जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, ठीक है। अब कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगक के रूप में अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक और कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, सिस्टोल और कोशिका अंगक। दो भाग होते हैं कोशिका द्रव्य के, पहला कहलाता है सिस्टोल और मतलब दूसरा कोशिका अंगक। सिस्टोल में जलीय द्रव्य जिसमें विशेष रूप से प्रोटीन होता है। सिस्टोल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और कोशिका अंगक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यह बहुत ही क्या है कि अंदर
कोशिका के अंदर की बातें हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये मतलब इतना भारी भारी शब्द वगैरह, या पहले नया नया आपको शब्द मिल रहा होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। बायोलॉजी में थोड़ा दिक्कत होता है, 9th की बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर है, समझ रहे हैं बातों को। इसमें नया नया चीज है, जैसे कि जो चीजें बाहर से है उसको तो हम आराम से देख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बाहरी बातें उसमें ज्यादा थी तो उसको हम लोग देख रहे थे। अब यह तो कोशिका के अंदर की बातें हैं, जैसे कि हम लोग के शरीर जो बना हुआ है उसका सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका। और कोशिका का सबसे छोटा इकाई के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे बातों को। तो हम लोग तो कभी जीवन में मतलब ब्लड के अंदर सूक्ष्मदर्शी से कोशिका आदमी देखा नहीं है, इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत पेचीदा चीज है, लेकिन ये पेचीदा नहीं है, इसको आपको आसानी से समझ लेना होगा। अभी रुकिए ना, अभी लास्ट में हम क्लियर कर लेते हैं, लास्ट में हम सभी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ चल ठीक है। तो अब गोल्जी उपकरण, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी होती है। इसका आविष्कार कैमिलो गोल्गी ने किया, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी एंड सीव सेल में अनुपस्थित होता है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, स्तनधारी में नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता है और स्लीव सेल में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिका में, स्तनधारी का मतलब जो ऐसे जीव जो क्या करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाते हैं, वे जीव स्तनधारी कहलाते हैं, समझ रहे बात। और आरबीसी मतलब ब्लड का नाम है, सिर्फ सेल मतलब एक 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 प्रकार की कोशिका है जिसमें ये जो है गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होता है। यह पतली झिल्ली होती है जो पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी होती है। देखिए यहाँ पे कैसे समानांतर रूप से यहाँ पे सजा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब गोल्जी काय के क्या कार्य हैं? यह लिपिड बनाने में सहायता करता है, यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है, यह स्वभाव से स्रावित होता है और यह मेलिनिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंतः द्रव्यी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण होता है। संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं, मतलब इसका कार्य जो क्या है, लिपिड बनाने में, मतलब हार्मोन्स उत्पन्न करने में क्या करता है, की सहायता करता है शरीर में, जिसके माध्यम से क्रोध आना या मतलब किसी के प्रति नफरत होना या किसी के प्रति प्रेम होना या किसी चीजों का, ये सब जैसे कि हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि गुस्सा आता है किसी को तो उसके दिमाग में जो है, उसके ब्रेन में जो मतलब ब्रेन में जो है गुस्सा वाला हार्मोन उत्पन्न होता है तो उसको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। इसके विषय में हम लोग अच्छे से फिर मतलब 10th क्लास में अच्छे से इसको पढ़ना है, फिलहाल इसको समझते हैं। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांड्रिया कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाला होता है। बाह्य परत जो इसकी चिकनी होती है, छिद्रित होती है, लेकिन अंतः परत बहुत वलित और क्रिस्टली का निर्माण करता है। माइट्रोकांड्रिया का कार्य है, यह मुख्य कार्य है कि ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। मतलब माइट्रोकांड्रिया ही जैसे कि इन्वर्टर होता नहीं, इन्वर्टर बिजली आया तो ठीक है, और इन्वर्टर उसको बैटरी जो है, बैटरी क्या करता है, बैटरी क्या करता है कि बिजली को अपने आप में संचित कर लेता है, और जब बिजली कट जाता है तो वह चारों तरफ फिर से देता है, मतलब करंट देता है, मतलब अपना ऊर्जा को क्या करता है, संचालित करता है। उसी प्रकार यह है माइट्रोकांड्रिया है, यह अपने पास जो है संचित कर लेता है, रख लेता है ऊर्जा को, और तब जो है उस ऊर्जा को धीरे धीरे छोड़ता है, और उस ऊर्जा के माध्यम से कोशिका जीवित रहती है, चलती है, बोलती है वगैरह वगैरह। जैसे कि मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में भी माइट्रोकांड्रिया क्या ऊर्जा मतलब संचित हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं। तो ऐसा अगर होता तो आदमी एक तरफ से खाता और दूसरी तरफ से उसको ऊर्जा मिलता। समझ बात क्या कर रहा है, मतलब खाने से ही ना ऊर्जा मिलती है, खाने से ही ना हमको ताकत आता है। तो जब खाने से ताकत आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा खाते रहो तब ताकत का इस्तेमाल करते रहो, एक तरफ से खाते रहो और एक तरफ से जो है फाइट करते रहो या चलते रहो, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बार खा लिए हो तो अब उसका ऊर्जा जो है तुम्हारे शरीर में संचित हो चुका है, अब ऊर्जा वो धीरे धीरे इस्तेमाल हो रहा है। आ रही बात समझ में, जैसे कि बिजली है, अगर विद्युत है तो विद्युत को तुम बल्ब लगा दिए, प्लग लगा दिए, बिजली है तो जल रही है, अब बिजली कटी बस बुझ जाएगा।
तो क्यों? क्योंकि यह संचित नहीं किया अपने ऊर्जा को तो बुझ गया। तो उसी प्रकार इंसान के अगर शरीर में ऐसा अगर होता कि एक तरफ से उसको ताकत मिलेगी दूसरी और दूसरी तरफ से वो अपने ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो ऐसा होता तब तो हमेशा खाते रहना पड़ता। इसीलिए भगवान ने क्या किया कि शरीर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया लगा दिया, मतलब इन्वर्टर लगा के भेजा गया हम लोग को। ठीक है, कि अगर बिजली कट जाएगी तो इन्वर्टर से काम चलेगा। अगर उसी प्रकार जो हम खाना खाना बंद भी कर दिए हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पहले से संचित की गई है उससे हमारा काम चलेगा। समझ रहे हैं जी? यह क्रेब्स चक्रण का मुख्य स्थान है। क्रेब्स चक्रण वही चक्रीय होता है, ऊर्जा खत्म होती है फिर संचित होती है, खत्म होती है संचित होती है। जैसे इन्वर्टर जो है चार्ज होता है फिर चलता है, चार्ज होता है चलता है, क्रेब्स चक्र। फिर राइबोसोम, ये अत्यंत छोटे गोल कण होते हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ये अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके होते हैं जिससे आरएनए या प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर रचना के द्वारा आपको दिया गया राइबोसोम जो है क्या होता है कि आरएनए और प्रोटीन की बना होता है, प्रोटीन से ये सब बनता है। दाल वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो दाल खाने के बाद उसमें प्रोटीन मिलती है और उनसे प्रोटीनों से इस राइबोसोम बनते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका या झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर, कैलवुड और फॉलोम ने की थी। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी यूरेथ्राइटिक के अलावा सभी में पाया जाता है। ठीक है, अब चिकनी द्रव्यिका और खुरदरी जालिका, मतलब जो उसमें दो प्रकार की जालिका होती है, दो प्रकार की जालिका थी, एक चिकनी और एक खुरदरी। ठीक है, तो जो ये झिल्ली नलिकाओं से बना होता है, ये सस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है। यह स्टेरॉइड और लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन का परिवहन करने के लिए होता है और इसमें इसका कार्य नहीं दिया है। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब अंतर्द्रव्यीय जालिका के क्या क्या कार्य है? अंतर्द्रव्य यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के केंद्रक के बीच की परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। मतलब क्या है कि बाहर कोशिका के अंदर और बाहर जो चीजें होती हैं उसको परिवहन के लिए, मतलब ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यह क्या करता है? सुविधा देता है। ठीक है, यह अंगक के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वासा स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल की संश्लेषण में मदद करता है। वसा का मतलब होता है जो मतलब तैलीय जो पदार्थ वगैरह हम लोग जो खाते हैं उसका संश्लेषण करने में क्या करता है? मदद करता है। यह कोशिकाओं में RSER विष तथा दवा को निर्विष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो दवा खाते हैं उसके माध्यम से जो आपको क्या होता है कि जो चीजें उसमें एलर्जी या कोई चीजें खराब चीजें उत्पन्न होती है उसको वह सही से मेंटेन करके सही करने की कोशिश करता है। कौन? अंतर्जालिका। अब राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों को अंतर्जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। मतलब राइबोसोम के जो कार्य हो गए। तो अब लवक क्या है? प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती हैं जो एक पदार्थ के अंदर धंसी होती हैं और इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये आकार और आकृति में रिबन, कुंडलित आदि तरह के होते हैं। मतलब रिबन, कुंडली मतलब जैसे कि धागा को कुंडली की तरीके से लपेट दिया जाता है उस तरीके के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह जड़ों में पाया जाता है और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह तना में, पत्ती में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह पत्तियों में पाया जाता है मतलब जिसके कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है। यही चीज जो आगे चल के क्लोरोफिल बन जाती है और इसी क्लोरोफिल के उपलब्धि में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के विषय में यहाँ पे बातें दी गई हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का रसोई भी कहा जाता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई। अब रिक्तिका के विषय में देखते हैं। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं
जिन्हें टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। जंतु कोशिकाएं में रिक्तिकाएं छोटी एवं अधिक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी होती है। जंतु कोशिकाएं में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में एक बड़ी मतलब होती है। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका का 90% भाग घेरे रहती है। जो बड़ी रिक्तिका है वो कोशिका के 90% भाग क्या करता है, घेरे रहता है। अब इसका कार्य क्या है, ये कोशिका के अंदर प्रसारण दाब का नियंत्रण एवं पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों का इकट्ठा करने कार्य करती है। आगे लाइसोसोम। गोल्जी उपकरण के कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती है, इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य यहाँ पे दे रखा है कि इनका मुख्य कार्य है कोशिका को साफ रखना। गोल्जी उपकरण का उपापचय प्रक्रिया में जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती हैं और एंजाइम सहित हो जाता है, जिससे अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम जो क्या करता है कि कोशिकाओं में जो क्षतिग्रस्त मतलब जो चीजें स्थिति खराब होती है उसको क्या करता है, साफ करता है। तो साफ करता है तो गला करके उसको खत्म करता है। तो अगर कभी किसी कारणवश यह फट जाता है, अगर किसी कारणवश किसी तरीके से लाइसोसोम अगर फट जाता है तो वह सही चीजों को भी क्या कर देता है, गला देता है। मतलब उसका कार्य तो गलाने का है। जैसे कि मान लीजिए यह मतलब बिजली का कार्य है बल्ब जलने का, और ये बिजली कोई छू ले तो क्या होगा, तो उसको भी तो जला देगा वो। उसी प्रकार लाइसोसोम का कार्य है कि वह किसी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को वह मतलब सही करता है, और जो उसमें खराब चीजें होती हैं उसको गलाता है, खत्म करता है। तो कभी किसी कारणवश अगर वो फट जाता है, मतलब उसको कहीं और स्रावित हो जाता है, तो वह उस जगह को क्या कर देता है, गला देता है, जिसके कारण उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कि मतलब वह लाइसोसोम जो अपने ही कोशिका को खुद मार देता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है। पादप मतलब प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ पौधों को क्लोरोप्लास्ट चाहिए तभी वो प्रकाश संश्लेषण मतलब करेगा, और हम लोगों को जीव जंतुओं को नहीं चाहिए। इसकी आकृति निश्चित होती है, निश्चित करने के लिए कोशिका भीति होनी चाहिए। इसमें कोशिका भीति नहीं होती है। लाइसोसोम नहीं होता है इसमें, लाइसोसोम पादप में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जो जंतुओं में पाया जाता है। हम लोग पीत थैली के नाम नहीं सुना है सब लोग, वही है, उसी में लाइसोसोम होता है। पीत की थैली फट जाती है तो सारे शरीर में पीत भर जाता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो खराब चीजें होती है वो पीत की थैली में जमा होता है। और अगर किसी व्यक्ति का पीत का थैली जो है फट जाता है तो उसके शरीर में पॉइजन भर जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उसी प्रकार लाइसोसोम है। लाइसोसोम नहीं पाता। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं। गोल्जी उपकरण पूर्णतः विकसित नहीं होता है। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं, इसमें उपस्थित व पूर्ण होता है गोल्जी उपकरण। इसमें नहीं होता है गोल्जी उपकरण, और इसमें होता है। ये दोनों फोटो है। फोटो यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी किताब में फोटो दे रखा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का फोटो आपको बनाना पड़ेगा। मतलब चित्र या नाम सहित उसका चित्र आपको लिखने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा में आ जाता है। आप देखिएगा उसमें निकाल के दिया होगा। अब आप जाकर के बुक पढ़िएगा तब तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से तो क्वेश्चन आंसर छोड़िए, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने किताब वाला क्वेश्चन आंसर पूरा करिएगा। ठीक है, तो समझाने वाला कार्य तो अभी तक पूरा हुआ। अब आपका काम है कि अब आप जाकर के अपना किताब पढ़िए और क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करिए। और नोट्स को भी अगर आप याद कर सके तो कर लीजिए। याद करने मतलब करने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, थोड़ा भारी पॉइंट है, भारी भारी शब्द है इसमें, अब भारी भारी समझ। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पाठ सिर्फ इतना ही बता रहा था, रुकिए एक मिनट अभी मत बोलिए। पाठ सिर्फ इतना ही बता रहा था कि जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, अब इंटीग्रेट कर दिया जाए सभी मतलब पॉइंटों को। जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या कीड़े मकोड़े हैं या जो भी सजीव हैं, उन सभी में कोशिका पाया जाता है। उन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से उनका शरीर बना हुआ है। ठीक है, उन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से क्या हुआ है, शरीर जो उनका बना हुआ है। अब वो कोशिकाएं जो है वो अत्यंत छोटी हैं। अब कोशिकाओं का ही भाग था केंद्रक, केंद्रिका, लिकोप्लास्ट, साइकोप्लास्ट,
मतलब जो भी है वो सब कोशिकाओं का अलग अलग भाग है। अब उन सभी भागों का क्या क्या कार्य है और उन सभी भागों का क्या क्या रचना है, यही सब हम लोग को पढ़ना था। अर्थात हम लोग इस पाठ में मतलब जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका को पढ़े हैं और कोशिका किस किस चीज से बना है उसको पढ़े हैं। ठीक है। और बीच बीच में हमने जो उदाहरण दे रखा है आपको समझने के लिए, आपको दिमाग में बैठाने के लिए, तो उसको याद करते हुए आप उस उदाहरण को समझ सकते हैं और पूरी मतलब चैप्टर को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर हम लोग किसी अगले क्लास में मिलेंगे। मतलब आशा रखेंगे कि आप लोग क्वेश्चन आंसर पूरा कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हुआ तो इसका क्वेश्चन आंसर को भी लेके हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों से नहीं लिखाया तो आप लोग बताइएगा, इसको मतलब क्वेश्चन आंसर बना करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है।